हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, आज हम लोग जियोग्राफी जो है क्लास 10th की, उसका चैप्टर नंबर 1 उसका भी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि दूसरा पार्ट। पहला मैंने बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लो, काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 2 है। कहाँ से? संसाधन नियोजन से। इससे पहले मैंने आपको संसाधन का वर्गीकरण वगैरह सब कुछ बता दिया था। तो नियोजन शब्द का मतलब सुन करके, नियोजन को आप सुन करके जो है कुछ दिमाग में खराब ख्याल मत लाइएगा। नियोजन शब्द का मतलब होता है कैसे भी करके अरेंजमेंट करना। ठीक है, अरेंजमेंट जो होती है ये नियोजन के अंतर्गत में आती है। तो अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं अरेंजमेंट को? जैसे आपके घर में क्या है कि आपके और आपके पड़ोसी के घर में, दोनों के घर में एकदम से मेहमान आ जा रहे हैं। ठीक है, आ गए, और आपके पास जो है बेड है घर में लेकिन बिस्तर नहीं है। सॉरी, आपके पास बेड है लेकिन बिस्तर नहीं है, पड़ोसी के पास बिस्तर है लेकिन बेड नहीं है। तो आप क्या करोगे? अपने बेड उनको कुछ दे दोगे और उनसे कुछ बिस्तर ले लोगे। हालांकि दूसरों के बिस्तर कोई लेता नहीं है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आप ये समझ लो, आपके घर में खाना है लेकिन उनके घर में बर्तन है, आपके घर में बर्तन नहीं है, उनके घर में खाना नहीं है। तो भाई क्या करेंगे? आपस में जल्दी से एक दूसरे को दे देंगे, बराबर कर लेंगे कि हमारा भी काम चल जाए, उनका भी काम चल जाए। इसी चीज को कहते हैं नियोजन, अरेंजमेंट। संसाधन का जो नियोजन है वो भी कुछ इसी प्रकार से होता है। दुनिया में तमाम तरीके के देश हैं, हर एक देश में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे भारत में कुछ चीज़ों की मात्रा प्रचुरता बहुत है, जबकि दूसरे देशों में वो चीज़ बहुत कम पाई जाती है। तो भारत क्या करता है? अपनी वो चीज़ें उठा के दूसरे देशों को दे देता है, जबकि भारत में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं? उन देशों से मंगा लेते हैं, उन देशों से हम लोग ले लेते हैं। यही चलता है भाई, जिसको जो ज़रूरत है अगर है तो काफ़ी ठीक है, लेकिन नहीं है तो दूसरों से तो मंगाते हैं। यही चीज होती है नियोजन। ऐसे ही जितने भी भारत के प्रदेश हैं, हर एक प्रदेश में अलग अलग कुछ खासियत और कुछ कमियां हैं। जैसे कि आप राजस्थान को देख लो, वहां पर आपको सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तो भरपूर मात्रा में मिलेगी, लेकिन जब हम बात करें वहां पर पानी की, तो वहां पर पानी की कमी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप जो है लद्दाख जैसे शीत मरुस्थलों को देखेंगे, तो वहां पर क्या है कि सांस्कृतिक प्रदेश बहुत अच्छे तरीके से, वो वहाँ पर जो है संस्कृतियों का वो विरासत वहाँ पे भरा पड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें वहाँ पर खनिज मात्रा की, तो खनिजों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई और प्रदेशों में होती हैं, कई और प्रदेशों में नहीं होती हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल खूब मात्रा में मिलेगा, लेकिन वहाँ पर विकास नहीं। आप अपनी बुक में देखो, सारा कुछ डिटेल से लिखा हुआ है, और ये जरूर टिक कर लेना कि किस एक प्रदेश में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से किया जाता है? देखो, नियोजन ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आपके घर पे कौन सी चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा है, और दूसरे के घर पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत कम है, या फिर दूसरे के घर पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को पहले हम लोग क्या करते हैं, उनकी ना लिस्ट बनाते हैं, उनकी मात्रा देखते हैं, फिर उनका हम मापन करते हैं, गुणात्मकता भी देखते हैं। गुणात्मकता का मतलब होता है, आप अपनी बुक में देखना सारे वर्ड मिलेंगे, कि वो कितना अच्छा है। मान लो कि आपके घर में खाना बनाने लायक नमक की मात्रा बहुत कम है, मार्केट में नमक नहीं है, लेकिन आपके पड़ोसी के पास जो नमक है बहुत घटिया है। अगर आप इतना भी नमक डालोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या करेंगे? क्या उनसे इतना सारा हम नमक ले आएंगे? नहीं ना, क्योंकि इतना सारा नमक लाएंगे खाना और ख़राब हो जाएगा। बेशक उसमें स्वाद आए चाहे ना आए, लेकिन खाना और ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ पहले समझनी पड़ती है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, कितनी मात्रा में हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है। इन सारी चीज़ों की पहचान करके हम लोग क्या बनाते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं। क्योंकि जो नियोजन है ये बहुत जटिल काम है। भारत में जितने भी प्रदेश हैं, किसी में कुछ निकल रहा है, किसी में कुछ निकल रहा है, किसी में अभ्रक बहुत मात्रा में निकल रहा है, तो किसी में कोयला बहुत मात्रा में निकल रहा है, तो किसी में संसाधन धातुएं बहुत मात्रा में निकल रही हैं। इसलिए पहले लिस्ट बना ली जाती है। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, जो संस्थागत नियोजित ढांचा होता है इसको बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब देख लिया कि उत्तर प्रदेश में फला चीज बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रही है, तो उत्तर प्रदेश में जो चीज मिल रही है बहुत ज्यादा मात्रा में भरी पड़ी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले उसको निकालने लायक हम प्रौद्योगिकी का इंस्टॉलेशन करेंगे वहां पे। आपको पता है जो संसाधन होते हैं वो डायरेक्टली भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन उनको कन्वर्ट करके भी यूज किया जा सकता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि वो हमारे लायक कैसे बन सकते हैं। बनाने लायक वहाँ पे मशीनरी है कि नहीं है। मशीनरी का मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। अगर आप किसी भी संसाधन को सिर्फ दूसरे पत्थर से तोड़ करके अपना संसाधन बना लेते हैं, अपने यूजफुल लायक चीज बना लेते हैं, तो पत्थर से तोड़ना भी एक प्रकार की टेक्नोलॉजी हुई ना, कि आपने कोई तो एक टेक्निक लगाई जिससे वो टूटा, आपका काम बना और आपने उसको अपने यूज में ले लिया। यही चीज होती है कि आपको वहां पर जो
प्रोडक्ट पाया जा रहे हैं, जो वहाँ पे संसाधन मिल रहा है, उसको अपने यूज के लायक बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पहले नियोजित करने का प्लान करते हैं, फिर उनको हम नियोजित कराते हैं, यानी कि उन सारी चीज़ों को इंस्टॉल कराते हैं वहाँ पे। इसके बाद में दोस्तों हम लोग उनके ऊपर योजनाएं बिठाते हैं। योजनाओं का मतलब है जैसे कि दूसरे देशों से दूसरे प्रदेशों को देना और अपना इंपोर्ट करना, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो होता है ये योजनाओं के तहत चलता है। फिर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें हम इसको कैसे बिठा सकते हैं। मान लो कि आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में घर पे माचिस बनाई जा रही है। माचिस आप सब जानते ही होंगे, दिया सलाई होती है। दिया सलाई तो आप खूब बना रहे हो, अनलिमिटेड दिया सलाई। दिन में कम से कम आप जो है 3-4 लाख दिया सलाई के डब्बे छोटे छोटे बना देते हो। मतलब आप 3-4 लाख का नहीं तो 2 लाख का प्रोडक्शन कर रहे हो पर डे का, ठीक है। लागत आपकी चाहे जो भी लग रही हो, बस आपका 2 लाख का माल तैयार हो रहा है। लेकिन आप देश की जो विकास योजनाएं हैं उसमें अपने इस प्रोडक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आपके इम्प्लीमेंट जो ये चीज़ें बन रही हैं, जो आपका माचिस बनाने का फैक्ट्री चालू हो गया है, उसको किस तरीके से आप देश में मिलाओगे ताकि देश को भी लगे कि हाँ भाई हमारा तो फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। तो यही चीज़ है कि जो संसाधन विकास योजनाएं होती हैं इनको राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ में समन्वय कराया जाता है, यानी कि इनके बीच में समन्वय बिठाया जाता है। फिर अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इसका वो ये है कि संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है। अब आप कहोगे संरक्षण का मतलब, संरक्षण मतलब भाई सेफ्टी का मतलब आप सब जानते हो बहुत अच्छे से कि अपने यहाँ पर ना कुछ लालची लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर 1 चम्मच खाना दे दो 4 चम्मच मांगेंगे, बेशक उनकी भूख सिर्फ 1 ही चम्मच की है। यानी कि लालची एक अलग हो गए, अति उपयोग करने वाले अलग हो गए। तो भारत में या ज़्यादातर जगहों पर क्या होता है कि संसाधनों का खूब मात्रा में यूज होता है। अति लगी होती है, उनके यूज के आगे अति लगा दी जाती है। यानी कि अगर आपको सिर्फ 1 चाहिए आप 10 खरीद रहे हो, आपको 4 चीज यूज करनी आप 40 यूज करो। इसको बोलते हैं अति उपयोग। तो अति उपयोग भी बहुत ज़्यादा संसाधन का किया जाता है, या फिर कुछ लोग ज़्यादा पैसों के कारण खूब सारा संसाधनों का यूज कराते हैं। मान लेते हैं आपके घर के बाहर एक शीशम का पेड़ लगा है। शीशम के पेड़ की कीमत सब लोग जानते हैं कितनी है। मान लो कि आपके घर के आगे 40 शीशम के पेड़ लगे। जब एक पेड़ पहले लगा था आपने इसको काटा, बेचा, थोड़े पैसे आए, काम चल गया। लेकिन अगर 40 पेड़ लगे तो आप क्या करोगे, 40 के 40 एक साथ कटा दिए, उन सबको एक साथ बेच दिया, पैसा इतना सारा ले लिया और इकट्ठा करके रख लिया। क्यों? ताकि हम अमीर बन जाए। यही भारत में बहुत सारे लोग करते हैं। गांधी जी का इसमें एक बात भी है जो आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रत्येक के लिए बहुत कुछ है लेकिन लालची के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लालची अपना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि पेटी भरने के लिए आते हैं। एक वाक्य है, आप जरूर पढ़ना उसको। मेरे पास बुक नहीं है वाला, मैं पढ़ के सुनाता। इसके बाद में दोस्तों आगे देखते हैं हम भू संसाधन। यहाँ पर हमने संसाधनों का संरक्षण की बात तो की, अब हम समझते हैं भू संसाधन के लिए। अच्छा, इससे रिलेटेड एक टॉपिक छोटा सा और भी है बीच में जो मैंने आपको यहाँ पर लिख करके नहीं दिखाया है, बता देता हूँ। जितने भी औपनिवेशिक काल का अगर आप इतिहास देखेंगे, औपनिवेशों का जो भी इतिहास है, आप ये देखेंगे कि उन्होंने ऐसे ही प्रदेशों पर आक्रमण किया, ऐसे ही प्रदेशों को अपना निशाना बनाया अपने भारत के अंदर जो संसाधन के धनी थे। मतलब समझ रहे हो, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक ऐसा घर पे ही लूट होती है जिसके यहाँ खूब माल भरा होता है। जो चोर लोग होते हैं लूटते हैं किसी के घर को, या वैसे तो चोर नहीं लूटते हैं, वो चोरी करते हैं। लुटेरे या चोर कुछ भी समझ लो, वो ऐसे ही घर को अपना निशाना बनाते हैं जिसके यहाँ खूब माल भरा होता है। या फिर अगर आप एक और दूसरा कौन सा उदाहरण दूँ समझाने के लिए, चलो छोड़ो, बस समझ गए होगे। तो ये जो जितने भी चोर बाहर के अपने देश में आए थे, उन्होंने सबसे पहले उन्हीं राज्यों को अपना निशाना बनाया जहाँ पे खूब मात्रा में संसाधन भरे हुए थे। तो इसका मतलब है संसाधन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और सच में है। इसको डिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब पहले से समझते हैं। ठीक है, हम लोग समझते हैं जो इंपॉर्टेंट रूप से संसाधन अभी हमारे लिए वो है 2। पहला है भू संसाधन, दूसरा है मिट्टी संसाधन। मिट्टी के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं भू के बारे में। भारत में जो भू है, जो जमीन है, सारे हमारे जितने भी काम है लगभग 95% वो सारे जमीन से ही होते हैं। आप कुछ भी देख लो, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं जमीन से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भू संसाधन की। भारत में 43% मैदान है, 30% जो है पर्वत है और 27% क्या है, पठार वाला इलाका पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो खनिज जो संसाधन पाए जाते हैं वो इसी इलाके में पाए जाते हैं। 43% जो मैदान है ये ज़्यादातर इसमें चरावा, खेत इत्यादि चीज़ें हो जाती हैं। पर्वत जो हैं ये नदियों का रास्ता निकालते हैं, पर्यटन इत्यादि चीज़ों को क्रिएट करते हैं। ओवरऑल हमारे पास
जो ज़मीन है वो इस हिसाब से है बटी हुई, आप जानते हो। हम इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत ज़रूरी है आप ये पांचों के बारे में डिटेल से जानो। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन फिर भी इतनी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरी अच्छे तरीके से सबको समझ में आ जाए। वन का मतलब होता है जंगल। भारत में जो ज़मीन का उपयोग हो रहा है बड़े पैमाने पर जंगलों में भी हो रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से जो भारत की ज़मीन है पूरी, अगर हम भारत का क्षेत्रफल देखें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, उसमें जंगल भी बहुत ज़्यादा अहम मात्रा में लगे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल बने हुए हैं। इसलिए हम ज़मीन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है जंगलों के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम प्रयोग नहीं करते हैं, हमारी प्रकृति ने ऑलरेडी जंगल दिए हैं और वो हमारे लिए यूजफुल भी हैं, इसीलिए हमने जंगलों के लिए सेफ छोड़ा हुआ है। हम इन पर आगे बात करेंगे। कृषि के लिए बहुत सारी ऐसी ज़मीन होती है जो अनुपलब्ध हो जाती है। अनुपलब्ध का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी ज़मीन होती है खेती के लिए जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है। हमारे पास ज़मीन बहुत है लेकिन उसमें से लगभग ऐसी ज़मीन है जो यूजफुल नहीं है। कौन कौन सी ज़मीन यूजफुल नहीं है? पहला पॉइंट है बंजर ज़मीन। जो भी बंजर ज़मीन है वो हमारे उपयोग में नहीं आती है, ठीक है। जो ज़मीन बंजर होती है, आप सब बंजर को तो जानते ही होंगे, बंजर को मुझे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो इसी का पॉइंट है, जो कृषि के लिए दूसरी टाइप की ज़मीन उपलब्ध नहीं होती है, वो है उद्योगों वाली। आपने देखा होगा उद्योग, इमारत, सड़कें, रेल, भवन इत्यादि, ऐसी बहुत सारी ज़मीन है जो फिर से हमारे कृषि के लिए यूजफुल नहीं होती है। तो इस प्रकार से भी हमारी जो ज़मीन है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो हम ऐसी ज़मीनों को जोड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ पर जोड़ रहे हैं? पहला तो जंगल, दूसरा जो खेती के लिए ज़मीन हमारे पास नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? जो बंजर है या जो इमारतें, सड़कें, रेल, मशीन इत्यादि वगैरह के लिए, फैक्ट्रियों के लिए यूजफुल है, बस वो खेती के लिए यूजफुल नहीं है। अगला जो दोस्तों इसका पॉइंट है वो है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि को हम 3 पार्टों में निकाल सकते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है आ वाला, इसको हम बोलेंगे स्थायी चरागाह तथा अन्य गोचर जगह। मतलब ऐसी चरागाह वाली भूमियाँ जहाँ पर लोग सिर्फ अपनी जो जानवर होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनको चराते हैं। तो वो वाली जो चरागाह हो गई वो भी तो हमारे लिए है। तो हालांकि ज़मीन, उसका उपयोग तो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन वो एटलीस्ट खेती के लिए उपयोग नहीं हो रही। खैर उस बात को हम बाद में करेंगे। हम बस ये देख रहे हैं कि जो स्थायी गोचर हो गए या फिर चरागाह हो गए, उनके लिए जो ज़मीन होती है वो भी हम लोग उपयोग में लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है इसका बा वाला, विविध वृक्षों, वृक्ष फलों, उपवनों के अधीन में ज़मीन जो बोए गए ज़मीनों में नहीं शामिल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी ज़मीन जो ऑलरेडी उसमें कुछ ना कुछ बोया रहता है। तो पॉइंट है दोस्तों सा वाला, वो पॉइंट है कृषि योग्य बंजर भूमि, ऐसी भूमि जहाँ खेती की जा सकती है लेकिन फिर भी 5 सालों से लगातार खेती नहीं की गई है। तो हम अगर टोटल ओवरऑल अपनी ज़मीन को देखें तो इसमें ये वाली ज़मीन भी शामिल होती है। कौन सी? जहाँ पर खेती लगभग 5 सालों से नहीं की जाती, 5 सालों से नहीं की गई होती है। अब दोस्तों हम समझते हैं प्रतिभूमि को। प्रतिभूमि में हम 2 प्रकार की भूमियाँ ला सकते हैं। ऐसी भूमि जो लगातार 1 साल से, यानी लगभग 1 साल से वहाँ पर कोई खेती ना की गई हो वर्तमान समय में, उसे हम प्रतिभूमि, यानी कि उसे भी हम भू उपयोग में बोल सकते हैं। क्योंकि भाई 1 साल से खेती नहीं हुई लेकिन वो हमारे यूज में आ रही है। कौन से यूज में आ रही है? कि हमने 1 साल से उसमें खेती नहीं की। अगला जो दोस्तों इसका पॉइंट है वो है वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा ऐसी पुरातन भूमि जिसमें 1 से 5 साल के बीच में खेती ना हुई हो, तो वो वाली ज़मीन को भी हम प्रतिभूमि में डाल देते हैं। 5वां पॉइंट दोस्तों इसका है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा निवल क्षेत्र जो सकल भूमि में मिला दिया गया हो, यानी कि आपने जो अभी ताज़ी खेती की गई है वहाँ पर उसको, और जो आपकी 1 साल में 1 से ज़्यादा बार खेती की जाती है, मतलब एक कृषि वर्ष में 1 से ज़्यादा बार खेती की जाती है, इन दोनों को जब मिला करके हम एक नई ज़मीन बनाते हैं तो इसको हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र यानी कि सकल भूमि कहते हैं। तो इस हिसाब से ओवरऑल हमारे पास 5 प्रकार की भूमियां हैं जो हम लोग खेती के लिए प्रयोग करते हैं, ज़मीनों के लिए प्रयोग करते हैं। कुल मिला के मानव जो है इन 5 प्रकार की ज़मीनों से प्रयोग में लेता है। अगला दोस्तों पॉइंट है भारत में भू उपयोग। भू उपयोग को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। कैसे? भारत में जितनी भी जमीन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इसमें से लगभग 93% ही ऐसी जमीन है जिसका हमारे पास सर्वेक्षण किया हुआ, लिखा हुआ रखा है। यानी कि हम ऐसी जमीन जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं कि कौन सी जमीन कितनी है जो हमारे उपयोग में आ रही है, केवल 93% है, जबकि कुछ हिस्सा
जबकि भारत का लगभग 7% हिस्सा जो कि जिस पर कभी सर्वेक्षण नहीं किया गया, जो पाकिस्तान या चीन के अधिग्रहण हिस्सों में आता है, उसकी ज़मीन का निरीक्षण हम नहीं कर पाए और हमको नहीं पता है कि वहाँ पर क्या बोया जाता है। लेकिन जितनी हमारी 93% ज़मीन है, उसके अगर हिसाब से हम देखें तो 54% ऐसी ज़मीन है जहाँ पर हम लोग खेती का प्रयोग करते हैं। यानी कि 54% ज़मीन पर 93% का 54% जो है उस पर हम लोग खेती करते हैं। इसका मतलब आप पहले 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में जाओ और उसको जो है डिवाइड मारो 100 से और उसमें गुणा करो 93 से, तो आपको पता चल जाएगा इतनी जो ज़मीन है वो हमारे हिस्से में है। और उसके बाद में उसका भी 54% निकालो और उसमें आपको ये पता चलेगा कि कितने भाग पर हम लोग खेती करते हैं। फिर वनों के उपयोग के लिए हमने 33% भाग जो है सेव कर रखा है। अगर आप वन अधिनियम देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी जगह पर 33% तो पेड़ होने ही चाहिए अगर उस ज़मीन में आपको पूरे वातावरण को शुद्ध बना करके रखना है। तो यहाँ पर आपको 33% ऐसी ज़मीन मिलती है या फिर 33% ऐसा भाग देखने को मिलता है जहाँ पर जंगल हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपके इतने प्रश्न आएंगे, इतने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, भू निम्नीकरण क्या होता है और इसका उपाय कैसे हम कर सकते हैं। देखो, भू निम्नीकरण का मतलब होता है ज़मीन का कम होते चले जाना। ज़मीन कम कई कारणों से होती है। कम, अब लोग कहेंगे ज़मीन कैसे कम होती है। भाई एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक नदी बह रही है, ठीक है, नदी किसी एक रास्ते के बीच में बह रही है जहाँ पर पहले कुछ नहीं था, एक गड्ढा सा बना हुआ था, नदी वहाँ से आई और बहना शुरू हो गई। अब आप देखोगे धीमे धीमे वो गड्ढा बड़ा होता चला जा रहा है। क्यों बड़ा होता जा रहा है? क्योंकि जो सबसे किनारे की मिट्टी थी ना वो नदी के साथ बह गई, तो वो जब बह गई तो थोड़ा सा गड्ढा बड़ा हो गया। अब पानी के बहाव के कारण थोड़ी सी और मिट्टी बह गई और मिट्टी बह गई और मिट्टी बह गई। इस तरीके से जो गड्ढा है वो बड़ा होता जा रहा है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? भूमि का कटाव कहते हैं, कटान कहते हैं। बोलते हैं कि जो नदी है उसने भूमि को काट डाला है। ऐसे ही हमारे घर के बगल में एक शारदा नदी पड़ती है, आप नेट पे सर्च करना, उसने 2007, 2008, 2009 में बहुत ज़्यादा मात्रा में कटान कर दिया था। बहुत लोगों की ज़मीन जो थी वो एकदम रातों रात गायब हो गई, क्योंकि एकदम से पानी छूट गया और पता नहीं कितनी सारी ज़मीन, लोगों के खेत, कई लोगों के तो घर जो नदी के जस्ट किनारे बना लेते हैं, ऐसे कच्चे पक्के से छोटे मोटे घर, पानी में सब चले गए। तो ऐसी हालत हो गई थी। तो यहाँ पर भूमि छोटी होती जा रही है, कई कारणों से खराब कर रहे हैं लोग, या फिर वो हमारे यूज लायक नहीं बन रही। तो इस तरीके की ज़मीन को निम्नीकरण कहते हैं। पहला पॉइंट है खनन। खनन का मतलब होता है खुदाई करना। अगर आप देखोगे बहुत सारे अपने प्रदेश हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गए, या फिर अगर कर्नाटक की तरफ में कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर खूब मात्रा में खुदाई होती है। आप देख लेना अपनी बुक से सारी लिस्ट, मैं यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। इन जगहों पर क्या होता है कि खुदाई करने के दौरान बहुत ज़्यादा मात्रा में गड्ढे बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा पिक्चरों में कि बहुत खुदाई वाले गड्ढे बने होते हैं खूब सारे, और उनमें अपना जो खजाना है, जो उनका संसाधन है, वो निकाल लेते हैं और ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो खनन के कारण जो है ज़मीन खराब होती जा रही है। अगला जो पॉइंट है अति सिंचाई। अति सिंचाई को आप कैसे समझेंगे? जमीन से खूब मात्रा में पानी निकालते हैं और फिर वो ऊपर पड़ा रहता है। इससे क्या होता है, कई बार ज़मीन की जहाँ खूब सिंचाई होती है वहाँ पर अम्लीयता बढ़ जाती है, या फिर वहाँ पर जो है कई और चीज़ें भी खराब तरीके से शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ के कारण भी हमारी जो भूमि है वो निम्नीकरण हो रही है। अतिचारण का मतलब होता है दोस्तों पशुओं को चराना। खूब मात्रा में भर भर के पशुओं को यहाँ वहाँ चराया जा रहा है, उनके लिए खूब मात्रा में चारा उपजाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ज़मीन का यूज नहीं बल्कि यूजलेस होती जा रही है ज़मीन। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिससे भूमि निम्नीकरण हो रही है। प्रदूषण के बारे में तो सब जानते हो, इसके बारे में अगर मैं ना बताऊँ तो भी ज़रूरत ही नहीं है औद्योगिक प्रदूषण को बताना, फिर भी बता देता हूँ। फैक्ट्रियों से ना बहुत सारा टाइप का प्रदूषण निकलता है। कैसा प्रदूषण? जो जल प्रदूषण होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहीं भी फेंक दिए जाते हैं और वो ज़मीन को खराब कर देते हैं। तो इसके लिए औद्योगिक प्रदूषण भी एक बड़ा कारण बनता है। वनोन्मूलन, जंगलों का काटना, इसके बारे में अगर हम ना बात करें तो ही ज़्यादा अच्छा। आप सब जानते हो कि जंगलों के काटने से ज़मीन खराब होती है। कैसे खराब होती है? भाई जंगल कट गए, ठीक है, ऑक्सीजन की पहली बात तो कमी होती है। दूसरी चीज़, बहुत सारा सपोर्ट जो हमको जंगलों से, पेड़ों से मिलता है वो भी ख़त्म हो गया। तीसरी चीज़, नदी का कटान, जो ज़मीन है उसका खूब कटान शुरू हो जाता है। जंगल जो है कटान रोकने में एक बड़े सहायक होते हैं, तो वो होने के कारण भी ज़मीन हमारी जो है निम्नीकरण में जाती है। अब बात करते हैं संरक्षण किस तरीके से हम कर सकते हैं। संरक्षण करने के कुछ उपाय हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आपको अगर ये नहीं दिख रहे तो मैं फोटो डाल दूंगा, एंड में आपको अच्छे से दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि लाइटिंग का सेटअप कुछ इस तरीके से है कि शायद ना दिखाई दे। पहला पॉइंट है वनोरोपण। यहाँ पर वनोन्मूलन लिखा है, यहाँ पर रोपण लिखा है। रोपण का मतलब होता है पेड़ लगाना,
जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी ज़मीन भी सेफ होगी। कैसे सेफ होगी भाई? पेड़ जो है बहुत तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से हमारे लिए, ज़मीन के लिए, प्रकृति के लिए, हम सब के लिए, जानवरों के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अगला पॉइंट है पशु चारण नियंत्रण। हमें अपने पशुओं को चराने के लिए इस जगह का, कई सारी चीज़ों का ना नियंत्रण करना पड़ेगा कि ये ज़मीन सुरक्षित है, ये ज़मीन असुरक्षित है, इस तरीके से। अगला पॉइंट है दोस्तों खनन नियंत्रण। खनन नियंत्रण का मतलब होता है जो हम लोग खुदाई करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन निकालने के लिए खुदाई की जाती है, उनके ऊपर नियंत्रण कसना, उनको सही तरीके की गाइडलाइन देना और उनके लिए बहुत सारे रूल्स बनाना, ताकि ऐसे ही खुदाई करके कुछ ना छोड़ दिया जाए और वो ज़मीन जो है बाद में ज़िंदगी भर के लिए बेकार हो जाए। आपने देखा होगा दृश्यम पिक्चर में जब वो अपनी गाड़ी डुबाता है अजय देवगन, तो वो गाड़ी जहाँ डुबाई जाती है वही आपके खनन उत्खनन के बाद में जो एक खनन होता है यानी खुदाई होती है वही जगह बसती है। फिर इसके बाद में आता है औद्योगिक जल का परिष्करण। जो भी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल होता है उसको एक सही मात्रा में, सही तरीके से गाइडलाइन के रूप से उसको यूज में लिया जाना चाहिए। उसमें जितने भी कार्बनिक तत्व हैं उनको निकाल करके फिर ही जल को छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सारे जल के लिए, ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। उन पर ना तो बाद में खेती की जा सकती है, वो जहाँ जहाँ जाते हैं एक तो बहुत बीमारियाँ फैलाते हैं, साथ में जो है ज़मीन तो ख़राब होती ही होती है, बंजर भी बनती चली जाती है। तो इस तरीके से ज़मीन का निम्नीकरण होता जा रहा है। हमारे पास कुछ पॉइंट है जिनके करने से हम इसको बचा सकते हैं। अब अच्छा, आपको ये सारा अगर चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगा या फिर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं इसको थोड़ा और इजी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि सर आप इस तरीके का बनाओ, लेकिन मैं ऐसा लगभग बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा अलग तरीके का लेक्चर बनाता हूँ, जैसा आपने पहला वाला देखा होगा उस तरीके से। खैर, जैसा भी आपको लगा आप अपनी प्रतिक्रिया दो। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मृदा संरक्षण के बारे में अगले वाले पार्ट में। आपको वो आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे उसकी लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों इस चैप्टर को और मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। अगर आप ये लॉकडाउन के दौरान ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को बताओ कि मैंने इस वीडियो को लॉकडाउन में देखा है। अगर आप बाद में देख रहे हो तो मुझे बताना कि वीडियो को मैंने बाद में देखा है। और सबसे बड़ी बात, मेरे बालों पर मत जाना, क्योंकि यार बाल लॉकडाउन के दौरान मैं कहीं जा नहीं सकता, जानते हो सैलून बंद है सारे। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए।